हेलो एवरीवन एंड वेलकम। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, साथ ही में हमने प्रोसेस भी सीख ली थी अकाउंटिंग में क्या लगती होती है। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कुछ ट्रेट्स, कुछ ऐसे गुण जो कि एक चीज़ को दूसरी से अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। तो अगर पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, तीनों का ही मतलब सेम है। चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हो, चाहे एट्रीब्यूट्स लिखा हो या चाहे फीचर्स लिखा हो, उसका मतलब है अकाउंटिंग के गुण क्या हैं, क्या क्या ट्रेट्स है अकाउंटिंग की, वो हमें बताना होगा। तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट होती है किस चीज़ की? ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। किसको करते हैं हम ये सब? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को इन टर्म्स ऑफ मनी और फिर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग। अब आज हम लोग देखते हैं कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ट एज वेल एज साइंस। तो एक एक चीज़ जो भी आपको आंसर में लिखनी रहेगी, जो भी आपको समझना ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन करने के लिए, एक एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दी है। आप लोग इसको साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्ट होता क्या है? आर्ट होता है टेक्निक ऑफ अटेनिंग प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो आर्ट के नीचे लिखा हुआ है ये एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक? ऑफ अटेनिंग प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए होते हैं। आर्ट हम किसी भी चीज़ को बोल देते हैं, जिसे कि हम कला बोलते होते हैं, तो ये भी एक कला है प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने की। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है, क्योंकि पहला वर्ड जो इम्पोर्टेंट है आर्ट में वो है टेक्निक। तो अकाउंटिंग एक टेक्निक कैसे है? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस लगती है। टेक्निक का मतलब क्या होगा? कोई भी प्रोसेस, कोई भी मेथड जो कि उसे अलग करता है दूसरे से। तो क्या प्रोसेस लगती है अकाउंटिंग में? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं वाउचर्स में, रिकॉर्ड हम लोग करते हैं जर्नल में, क्लासिफाई करते हैं लेजर में और समराइज करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। जो सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। तो क्योंकि एक स्पेसिफाइड टेक्निक लगती है, इसलिए अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आर्ट के केस में है प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स लिख के मैंने नीचे लिखा है कि प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स हमारे अकाउंटिंग के क्या है। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन बेसिकली अभी इस लेवल पे हम दो ऑब्जेक्टिव्स की ही बात करते होते हैं। पहला होता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस सस्टेन किया है। और दूसरा हमारा होता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, जो कि हमारा एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस हमें बताता होता है। तो यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल के नीचे दो एरोस लगाए हैं, परफॉर्मेंस और पोजीशन। परफॉर्मेंस के नीचे लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोजीशन के नीचे लिखा है बैलेंस शीट। तो ऐसे करके तो अकाउंटिंग भी हमारी एक आर्ट हो गई। और अब साइंस क्यों है अकाउंटिंग? तो साइंस क्या होता है? साइंस होता है एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। तो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब साइंस सभी को पता है, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पहले ही। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, जिनको फॉलो करके ही हमारी जो ये साइंस है ये आगे चलती है। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। और साथ ही में स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी साइंस में, जिस कारण से सारी जो ये नॉलेज होती है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वैलिड होती है। जैसे हम साइंस में ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है? कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पे ही ये बेस्ड होती है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स, जिसको हमें एक्सप्लेन करना होता है जब भी हम कोई थ्योरेटिकल आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है साइंस क्यों है ये, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हमारा फर्स्ट कीवर्ड। तो उसके सामने लिखा है स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स। हमारी अकाउंटिंग में भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स है हमारी जो लग रही है। हमने देखा है किस तरीके से जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एज एंड व्हेन दे अकर।
क्या रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं। हमने मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखे हैं और हमने यही सीखा था कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हम ये मॉडर्न रूल्स ही लगाएंगे अकाउंटिंग के, जो एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस के लिए अलग रूल होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस या फिर एसेट, और क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस या फिर एसेट। और लायबिलिटीज और कैपिटल और इनकम के केस में क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, और डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम। तो ये हमारे रूल्स रहते हैं। तो कुछ रूल्स तो हमारे यहाँ पर भी हैं डेबिट और क्रेडिट के, साथ ही में लेजर में अलग तरीके से हम लोग जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं उसका एक अलग रूल हो गया, एक अलग प्रोसीजर हो गया। तो हमारे पास हर चैप्टर के लिए, हर चीज़ को करने के लिए यहाँ पर अकाउंटिंग में भी स्पेसिफाइड रूल्स और प्रोसीजर्स हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग भी क्या है, वो एक साइंस होती है। और साथ में दूसरा कीवर्ड जिसको हमें एक्सप्लेन करना है वो है स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। तो जो अकाउंटिंग होती है वो भी कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है, जो कि हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस होते हैं। तो इसके नीचे मैंने लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। ये अभी हमने सीखना है कि कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस होते हैं। लेकिन ऑलरेडी हम लोग जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, जब हम कोई चैप्टर की नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, असल में आपको वो प्रिंसिपल्स बता दिए जाते हैं, बस उसका नाम नहीं बताया जाता। तो ऑलमोस्ट जितने हमारे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस रहेंगे वो आपको पहले से आते होंगे। जैसे कुछ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, ऐसे करके कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिसको AS बोलते होते हैं। तो हमारे पास स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या फीचर्स, कुछ भी पूछा जाए तो क्या है, आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये हमारा पहला फीचर रहेगा। सेकेंड फीचर हमारा रहेगा रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वही ट्रांजैक्शंस है जिसको हम एक मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्योंकि मेजर ही नहीं कर सकते उनका इम्पैक्ट, तो रिकॉर्ड हम लोग कैसे करेंगे। इसीलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे रिकॉर्डिंग और दूसरा फाइनेंशियल। तो रिकॉर्ड किस में करते हैं, जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा सा जर्नल के बारे में आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। और सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ उसके सामने लिखा है मॉनेटरी इन नेचर विच कैन बी मेजर्ड। जो मॉनेटरी इन नेचर होगी, पैसे की वैल्यू उससे अटैच करी जा सकती है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, बिकॉज दे कैन बी मेजर्ड। साथ ही में नॉन मॉनेटरी के बारे में भी यहाँ पर लिखना जरूरी है कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, स्टिल उनका कुछ इम्पैक्ट रहता ही है अकाउंटिंग में। तो यहाँ लिखा है कांट बी मेजर्ड बट माइट हैव एन इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल रेजिग्नेशन, डेथ ऑफ एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, स्ट्राइक एक्सेट्रा। अगर डेथ हो जाए या रिजाइन कर दे कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है वो सफ़र करेगा। हो सकता है हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अगर स्ट्राइक कर दी एम्प्लॉयज़ ने, हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए। तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन बिकॉज द इम्पैक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड, दे कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। तो दूसरा हमारा जो फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो एट्रीब्यूट है, वो है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, जिसमें हम बताएंगे रिकॉर्ड जर्नल में क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो मॉनेटरी इन नेचर होती है, विच कैन बी मेजर्ड। साथ ही में नॉन मॉनेटरी के बारे में भी लिखेंगे दैट दे कांट बी मेजर्ड बट दे माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस। तो ऐसे करके एक एक आपका जो पॉइंट है उसके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, और बहुत ही लॉजिकल कीवर्ड्स हैं। इसमें कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है अकाउंटिंग क्या है, जो कि हम स्टार्टिंग से डे 1 से हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन कर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एक भी पॉइंट यहाँ पर समझने में, और कुछ भी क्रैम करने लायक लगना भी नहीं चाहिए। सब कुछ प्योर अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट में। उसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ये भी हमें अच्छे से पता है हम लोग हर चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं, एक मॉनेटरी वैल्यू ही अटैच करने वाले हैं उससे, मतलब कि इंडिया में रुपीज़ में ही हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं, ताकि एक सिंगल यूनिट मिल जाए हमारे को रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि अलग अलग चीज़ों के अब अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे टेबल्स और चेयर्स वो पीसेस में होती हैं, लैंड जो होती है वो एकर्स में मेजर होती है, या कोई मीटर में भी कर सकता है मेजर, ऑयल जो होता है हमारा लीटर्स में मेजर होता है। तो क्या अब हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं या ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इससे कोई भी मीनिंगफुल डेटा हमारे पास नहीं आ रहा।
लेकिन as soon as we convert them into monetary terms, हम क्या कर सकते हैं, आराम से इनको कंपेयर कर सकते हैं, एक वैल्यू अटैच हो जाती है इनसे, और जो फिर रिजल्ट आता है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। तो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकॉर्डिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है मनी। तो रिकॉर्डिंग के लिए लिखा है कि जो स्मॉल बिजनेस होता है, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम लोग, सबको पता है जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वाया जर्नल एंट्रीज। एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है जिसमें हम लोग सभी रूल्स को फॉलो करते हुए एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो स्मॉल बिजनेस क्या करता है, वो सिर्फ जर्नल ही बनाता है, जर्नल में ही सारी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तब एक जर्नल में सारी जर्नल एंट्रीज नोट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता, क्योंकि कई एंट्रीज ऐसी होती है जो इतनी रेपिटेटिव होती है नेचर में कि बार बार उनको जर्नल में डालने से वो जर्नल को हम हैवी कर देंगे, और मटीरियलिस्टिक आइटम्स मतलब कि जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है उनको हम साइड पे भी कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग से सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं और एक अलग जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स में हमें पता है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक हमारी आ जाती होती है। उसके अलावा जो भी होता है सब जर्नल प्रॉपर में चला जाता है। तो रिकॉर्डिंग हम लोग कर लेते होते हैं इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनली जर्नल, एंड इन केस ऑफ बिग बिजनेसेस हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं एंड जर्नल प्रॉपर अलग रहता है। दूसरा है मनी। तो मनी में हम लिखेंगे ऑल ट्रांजैक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू मनी टू अराइव एट अ कॉमन यूनिट। अब एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है लैंड 2 acres, कैश ₹50,000 और मशीन्स 10 इन नंबर। इसको ये हमारे लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन सही हमें प्रोवाइड नहीं हो रही, हम कुछ भी इससे रिजल्ट निकाल के नहीं दे सकते हैं, हमारा दिमाग भी कुछ नहीं सोच पा रहा। लेकिन एज सून एज हम सबको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, लैंड ₹10 लाख, कैश ₹50,000, मशीन्स ₹10 लाख, तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशनल चीज़ आ गई कि लैंड की वैल्यू 10 लाख है, कैश हमारे पास 50,000 पड़ा है, और मशीन्स की वैल्यू हमारी 10 लाख है। टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है, 20,50,000। तो इसके नीचे मैंने लिखा है कंपेरेबल और इन्फॉर्मेशनल। इससे हमें पता चलता है एज सून एज हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल भी बन जाती है। जैसे पता चल रहा है लीस्ट वैल्यू का अभी हमारे पास कैश है, और लैंड और मशीन हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू की है और इक्वल वैल्यू की है। और इन्फॉर्मेशनल, अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें से प्रोवाइड हो जाती है और हम ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हैं। फोर्थ जो स्टेप हमारा है, मतलब कि फोर्थ जो फीचर हमारा है वो है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है क्लासिफाइंग का। क्लासिफाई का मतलब करना होता है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं कहाँ पर, लेजर पर हम लोग ग्रुपिंग करते होते हैं। तो ग्रुपिंग करते हैं अकाउंट्स बनाकर। हमने ये भी कवर कर लिया है लेजर पढ़ते वक्त किस तरीके से अकाउंट्स बनते होते हैं। हर चीज़ का एक अलग खाता खोल देते हैं हम लोग, ताकि हमें पता चले उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो बढ़ी, कैसे वो घटी, और साथ ही में हमें पता चले एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसका बैलेंस क्या है, और क्या वो बैलेंस डेबिट है या क्या वो बैलेंस क्रेडिट है, वो हमें बताती है क्लासिफाइंग। मतलब कि ग्रुपिंग जो हम अकाउंट्स में करते हैं, और नीचे लिखा है लेजर, लेजर में करते होते हैं हम ये, जिसमें हम क्या करते हैं, आगे 3 बुलेट्स लगा के लिखा है पोस्टिंग, कास्टिंग और बैलेंसिंग। लेजर में सबसे पहले हम लोग लेजर पोस्टिंग करते होते हैं। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं अच्छे से हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग कास्टिंग करते हैं, मतलब कि टोटल लगाना, और उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग कर देते होते हैं नेट बैलेंस निकालने के लिए। तो क्लासिफाइंग में ये लिखना है हमने। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है समराइजिंग, जो अगेन नेक्स्ट स्टेप भी होता है। तो समराइजिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, लेजर के बाद बनता होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये बस एक स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस है जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हमें दिख रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, और वो था कितना। वो जो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस होती है उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि असल में हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलती है। ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, वहाँ पर बस इकट्ठे बैलेंसेस लिखे होते हैं, कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उससे हमें नहीं मिल रही होती। लेकिन एज सून एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बन जाता है, बैलेंस शीट हमारी बन जाती है, सारी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती होती है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने लिखा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फिर ब्रैकेट में लिखा है ग्रॉस और नेट प्रॉफिट या लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, वो हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है, और ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है। और बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में बताती होती है। और लास्ट में हमारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रूल फॉलो करते आए हैं स्टार्टिंग से ही,
जितना डेबिट उतना क्रेडिट, हर जगह हमने ये देखा है। तो लास्ट में भी जो हमारी बैलेंस शीट का टोटल होता है वो टैली ही करना चाहिए। नेक्स्ट फीचर हमारा है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है इंटरप्रेटिंग। तो इंटरप्रेटिंग में हम लोग करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है एनालिसिस। किस चीज़ को एनालाइज कर रहा है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कि है हमारी 2 एरोज निकाले हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आगे चल के हायर क्लासेस में, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करते हैं वहाँ पर आपको पता चलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे किस तरीके से मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बनाना, तो एक बिल्कुल अलग बात हो जाती है। और फिर इसको इंटरप्रेट करना, इससे ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बनाना, इससे देखना कि किस तरीके से हमारा बिजनेस वर्क कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ों ने हमें नीचे किया है। ये सारे जो एनालाइज करने वाली चीज़ें होती हैं ये आगे चल के अकाउंटिंग में हम लोग सीखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जहाँ पे हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं। बहुत तरीके के एनालिसिस रहते हैं जो हमें एक बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो एग्जाम्पल लिखा है रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। तो यहाँ इंटरप्रेटिंग में हमने सब एनालिसिस के बारे में ही लिखना है। और लास्ट जो फीचर है हमारा वो है कम्युनिकेटिंग, जो कि अगेन लास्ट स्टेप है अकाउंटिंग का भी। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखेंगे कि किन को कम्युनिकेट करना है हमने, इंटरनल यूजर्स को, एक्सटर्नल यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स में आ जाएगा ओनर्स और मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएंगे बाहर के लोग, जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स। क्रेडिटर्स ने हमें उधार दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उनको तो जानना है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कैसी है, कि उनके पैसे रिकवर हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। साथ ही में इन्वेस्टर्स को भी जानना है उन्होंने हमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो देखना चाहेंगे कि हमारी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी नहीं है, क्या उनको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उनको रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी जो हैं, ऐसे करके ये 7 चीज़ें रहेंगी जो कि है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ सिर्फ ये फर्स्ट पॉइंट है कि आर्ट एज वेल एज साइंस, उसके आगे की जो सारी चीज़ें हैं वो स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग ही है। और सिर्फ एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे तो हमने जर्नल के बारे में लिख दिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे दोनों में रिकॉर्डिंग के बारे में है, बस यहाँ पे है कि मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, और वहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होनी है। उसके बाद तो स्टेप्स ही हैं। क्लासिफाइंग जो लेजर में होती है, समराइजिंग जो ट्रायल बैलेंस पहले बन जाता है, उससे फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है, इंटरप्रेटिंग और फिर कम्युनिकेटिंग। सिर्फ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट का भी मतलब हमने लिखना है, उसके 2 कीवर्ड्स हैं, साइंस का भी मतलब लिखना, उसके भी 2 कीवर्ड्स हैं, और फिर उसको अकाउंटिंग से लिंक कर देंगे कि कैसे करके अकाउंटिंग एक आर्ट है और कैसे करके अकाउंटिंग एक साइंस है। साथ ही में यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ लिखी हुई है जो कि है अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल हमारी कहाँ से शुरू होती है हम लोग सीख चुके हैं, बस यहाँ पे एक बार कवर करवाना था। तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट में से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इन नेचर है कि नहीं, इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं, वो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जर्नल बनता है, उसके बाद लेजर बनता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इसी ट्रायल बैलेंस से डिराइव हो जाती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब आइडेंटिफाइंग से शुरू होकर फिर रिकॉर्डिंग करी जर्नल में, क्लासिफाइंग करी लेजर में, समराइजिंग करी ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, ऐसे करके ये जो अकाउंटिंग की पूरी साइकिल होती है ये खत्म हो जाती है। जहां पर समराइज हमने कर दिया, मतलब कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती है, नेमली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जहां पे जिस स्टेप पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर रेडी हो गई, वहां पे हमारी अकाउंटिंग साइकिल या फिर इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो मैंने दोनों लिखा है, अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस। कुछ भी पूछा जाए यही उसका आंसर है, पूरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने बतानी है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप सभी को एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो और अंडरस्टैंड ही किया हो आपने हर चीज़ को, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्रैमिंग कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है और ना करनी चाहिए, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें अंडरस्टैंडिंग अगर आपने गेन कर ली, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.